Hello everyone, this is Dipali and welcome back to my channel. तो इतने दिन से वीडियो ना आने के पीछे कुछ कारण थे जिनकी वजह से मैं अपने चैनल पे रेगुलर नहीं हो पा रही थी बट आई एम अश्योरिंग यू राइट नाउ कि अब आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर एग्जाम स्ट्रैटेजी में मेरे साथ होने वाले हो और किस तरीके से मैं आपको इस पूरी जर्नी में गाइड करूंगी। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बता दूं कि व्हाट आर माय क्रेडिबिलिटीज कि आपको क्यों मुझ पे भरोसा करना चाहिए और क्यों मेरे चैनल को फॉलो करना चाहिए। तो देखो, हाउ आई क्लियर्ड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स विद दिस स्ट्रैटेजी, ये तो मैंने लिख दिया, तो आप इतना तो समझ गए होगे कैसे मैंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर किया है, किस ईयर का क्लियर किया है। दिस इज 2024, ठीक है, जिसमें मैं प्री अपीयर हुई, देन मेंस भी लिखा मैंने और फिर मुझे इंटरव्यू कॉल भी आई। ठीक है, तो अब फाइनली हम अपने चैनल पे बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आप क्या समझने वाले हो। तो देखो, हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे नॉलेज एनहांसमेंट में। सबसे पहले अपना मेन बेस जो है वो हम, जैसे आप जब कुछ भी बनाते हो ना, तो स्टार्टिंग आप किस चीज से करते हो। जैसे अगर आप अपना होम बिल्ड करवा रहे हो या फिर आप अपना पिज्जा ही ले लो, एज अ फूड फूड ले लो, तो उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है, बेस। और उस बेस की कड़ी आपकी जाएगी पीवाईक्यूज की ओर। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम को फॉलो करना, कोई भी एग्जाम को क्लियर करना एकदम ना के बराबर हो सकता है। अगर हम बेसिक अपना अच्छा रखेंगे तो हम बहुत इजीली किसी भी एग्जाम को सबसे पहले तो समझ पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो हमको अपने अंदर डेवलप करके चलनी है। तो अब सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि कौन कौन से स्ट्रैटेजिक टारगेट्स होंगे जिसे हम फॉलो करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, और कौन कौन से एग्जाम्स होंगे जिनको हम टारगेट करेंगे, तो मोस्ट स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको यूपी एससी 2026 का जो प्री है वो टारगेट करते हुए मैं दिखाई दूंगी। अलोंग विद दैट, मैं जो थे 6 दिसंबर को अपना एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, उस पे हम अच्छा फोकस करके चलेंगे। अलोंग विद दैट, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं, जैसे अभी सुनने आ रहा है कि इलाहाबाद आरओ ए आरओ आने वाली है, तो भाई इलाहाबाद आरओ ए आरओ में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी, स्पेशली इन योर जीएस पोर्शन। तो जीएस के रिगार्डिंग जिसके जितने भी एग्जाम होते हैं सीएपीएफ वगैरह, सब में आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा काम देने वाली है आगे आने वाली। अब थर्ड क्या है बेसिक टू एडवांस नॉलेज एनहांसमेंट में, कि सब कर लोगे, एक चीज नहीं करोगे तो कभी एग्जाम नहीं क्लियर होगा, दैट इज एक्टिव रिकॉल। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल की जो टेक्निक है उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ कि हम किस तरीके से इन सारी आगे आने वाली वीडियोस में अपना फोकस लेके चलेंगे। तो सबसे पहला तो देखो, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होगे, लिखा है विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। और देखो, मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, तो यूपीएससी की बात कर ले या यूपीपीसीएस की, यूपीएससी तो चलो थोड़ा फैक्चुअल देती है, मोस्ट एनालिटिकल देती है, बट यूपीपीसीएस वनडे एग्जाम्स जितने होते हैं, आरओ एंड ऑल, ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं इनमें आपको फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो फैक्ट प्लस एनालिसिस दोनों लेकर चलना पड़ेगा। एक से काम नहीं बनेगा, दोनों ही आपको यहाँ पे इस पूरी जर्नी में लेके चलने पड़ेंगे। तो फैक्चुअल डेटा इस तरीके से पढ़ना है कि वो हमारे एग्जाम में टारगेट हो पाए। अब ये कैसे होगा, पीवाईक्यूज के थ्रू होगा। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका देखो कितना प्यारा है कि यूपीपीसीएस ने पूछा कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने लोकल गवर्नेंस लाई है। बहुत इजी है, सब लगा लेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 73rd से हमारी रूरल लेवल पे और 74th से हमारी अर्बन लेवल पे गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं।
उसके साथ साथ कौन से और अमेंडमेंट एक्ट हैं वो भी साथ साथ हम पीवाईक्यू में एनालिसिस करते हैं। इसीलिए पीवाईक्यूज को सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता है, पीवाईक्यूज को एनालिसिस भी करना होता है। यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो देखो 86th अमेंडमेंट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट हमको अपनी टिप पे रखनी है। 42nd क्यों इंपॉर्टेंट है, 43rd क्यों इंपॉर्टेंट है, और 44th अमेंडमेंट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहां से रिलेटेड जो अमेंडमेंट का चैप्टर होगा वो हम ऑन द स्पॉट उसी दिन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है लेकर चलनी है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। अभी तो मैं बस एक एग्जांपल देके चल रही हूँ आपको। आगे की आने वाली वीडियोस में मैं पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करूंगी। ये बस एक इनिशियल स्टार्ट दे रही हूँ चैनल को, जो काफी दिन से बंद चल रहा था। एक इनिशियल स्टार्ट है मेरा, और अब काफी समझ भी डेवलप हो चुकी है मेरी भी, और आप लोग भी जिस स्टेज में होगे, तो साथ में कैसे हमको अपना एग्जाम टारगेट करना है वो भी साथ साथ लेकर चलेंगे। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कंसिडर फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत देती है मेन एग्जाम में, और स्पेशली इतने फैक्चुअल डेटा और याद करना बहुत मुश्किल। कैसे याद होगा? ओनली थ्रू पीवाईक्यू। जब पीवाईक्यूज को हम गहराई से एनालिसिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये हमको इजी लगने लगेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें चलो मैं इसका आंसर आपको देती हूँ। इसमें एक्चुअली ऑप्शन मैंने नहीं लगाए हैं। ऑप्शन कुछ ऐसे थे कि 1, 3, 2, 4, ठीक है, ये हमारा एक ऑप्शन था। 1, 2, 4, 3 ये ऑप्शन बी था। 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन सी था, और 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी था। तो इसमें ऑप्शन सी सही था, मतलब जो क्रोनोलॉजी इन्होंने दे रखी है वही सही है। इसी फॉर्म में ये फॉर्म हुई थी। अब हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमारे लिए इस पर्टिकुलर चीज को समझना है कि आखिर, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, बट क्या फ्यूचर में ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है? क्या फिर से पीसेस ऐसा फॉर्म कर सकता है? तो जी हाँ, कर सकता है। अब देखो यहाँ पे हमको हर एक एसोसिएशन को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म हुई तो वो किस ईयर में हुई, किसने फॉर्म करी, ठीक है, और उसके साथ साथ किस जगह पे स्टैब्लिश हुई, मेन पर्पस क्या था, ये सारी चीजें। 1866 में होती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नारावजी फॉर्म करते हैं, लंदन में स्टैब्लिश होती है ये। और उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है, ये इंडिया की शिकायतों को ब्रिटिश पब्लिक और पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए थी, ठीक है, इंडियन वेलफेयर और उनके इंडियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसी तरह हमारी जो नेशनल इंडियन एजुकेशन है वो 1870 में फॉर्म होती है। तो क्रोनोलॉजी आप देखते चलो, 1870 में ये फॉर्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो 1872 में फॉर्म होती है, एंड आफ्टर दैट इंडियन एसोसिएशन 1876 में फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी सिंपल एक तरीका बता रही हूं मैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ये पहली एसोसिएशन के बारे में मैंने बताया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं बस आपको एक एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना अगली बार से। अगर और ऑप्शंस देखना तो उनको भी पढ़ते चलना साथ साथ। और करंट में अगर कोई भी चीज चल रही हो तो प्लीज उसको इस स्टैटिक पोर्शन से जरूर कनेक्ट करना, यानी स्टैटिक प्लस डायनेमिक, ठीक है, दोनों चीज लेकर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को कोरिलेट करके चलना। नाउ व्हाट इज बुक लिस्ट? सबकी एक ही डिमांड, भाई बुक लिस्ट क्या रखें? बुक लिस्ट, सोर्सेज, ये सारे अपने वही रखो। लाइक जो आप एक अभी चैट जीपीटी पे भी डाल दो अगर, तो वो 100 बुक लिस्ट आपको निकाल कर दे देगा। लेकिन आपको कौन सी चुननी है वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आपको एकदम भी हिस्ट्री पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है और एकदम इनिशियल स्टार्टिंग में हो, तो सबसे पहले चुपचाप एनसीईआरटीज उठाओ,
जो अपने बेस अपने स्कूल ईयर्स में आपने पढ़े थे बस उठाओ और पढ़ना शुरू करो। पढ़ना शुरू करो का मतलब ये नहीं है कि एकदम अंधे होके पीवाईक्यूज लेकर जरूर चलना है। अगर आपको अपने सोर्सेस पता है, बहुत सारे लोगों को अपने सोर्सेस पता ही होंगे, तो जिनको अपने सोर्सेस पता है उनको अपना सोर्स वही रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपनी स्पेक्ट्रम रखिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अपनी 11th और 12th की एनसीईआरटीज फॉलो करिए। उसके बाद पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सभी रेफर करते हैं। मैं एक बार ये आपको 11th और 12th की पॉलिटी भी पढ़ने को बोलूंगी, बिकॉज वहां से भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, उसके लिए करंट अफेयर में जितनी भी न्यूज़ेस चल रही हैं, इनके पर्टिकुलर जो गहराई वाले सोर्सेज हैं वो मैं आपसे आगे की आने वाली वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी, एज पर योर डिमांड, क्योंकि वो भी मैटर करती है। मैं अपने साइड से तभी बता पाऊंगी जब आप कोई चीज डिमांड करोगे, ठीक है। और बेसिक टू एडवांस एक ही चीज लेके जाएगा, पीवाईक्यू। जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे बेसिक टू एडवांस आएगा। पूरी फर्स्ट से लेके अभी तक की वीडियो में मैंने बस एक चीज सबसे ज्यादा रिपीट करी है, दैट इज पीवाईक्यू। तो आप भी समझ रहे होगे कि पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल है इस एग्जाम में। थिंग्स वर्क फॉर मी, क्या चीजें मेरे लिए काम कर रही हैं। तो भाई अभी पूरी तरीके से मुझे भी सक्सेस नहीं मिली है, बट हाँ अपनी जितनी इस पूरी जर्नी में मैंने नॉलेज गेन करी है वो आप तक पहुंचाना चाहूंगी, स्पेशली उन लोगों तक जिनके तक मतलब एक कोचिंग इंडस्ट्रीज ने हवा बना रखा है, कैसे बच्चों को लूटा जाए, तो उस चीज से मैं आपको बचाना चाह रही हूँ। एज अ बड़ी बहन या मैम जिस तरीके से आप मुझे ट्रीट कर लो, बट जो चीजें मेरे लिए वर्क करी है वो मैं आपको हर एक चीज अपनी इस पूरी टीचिंग वे के थ्रू आपको बताना जरूर चाहूंगी। कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी चीजों से तैयारी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी वन पेनी, सिंगल पेनी भी नहीं देनी है आपको, ठीक है, एक भी पैसा नहीं देना है, फिर भी आपको बेस्ट चीजें निकाल कर अपने लिए लेकर आनी हो और गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आगे शेयर करूंगी। अभी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिन लोगों को जरूरत है, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ लिखी है, नो टू रिविजन, यस टू एक्टिव रिकॉल। रिविजन रट्टाफिकेशन नहीं करना है, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। कैसे करनी है उसका भी मेथड बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अभी एग्जाम्पल लेती हूँ, आगे की वीडियोस में मैं एक्टिव रिकॉल साथ साथ करवाऊंगी, ठीक है। अभी कैसे देखो एक्टिव रिकॉल करना है। देखो सबसे पहले अगर आपने चैप्टर उठाया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट का अगर आपने चैप्टर उठाया, फंडामेंटल राइट सारे पढ़ लिए, राइट 12 to 32, ठीक है। अब जब जितने राइट्स आपने पढ़े, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है। दिन भर में मान लीजिए आपने सुबह के टाइम फंडामेंटल राइट पढ़े, तो रात में एक वाइट पेपर लो और उस पे जितनी भी चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, जितनी भी चीजें दिमाग में आ रही हैं, पीवाईक्यूज पढ़े थे उससे रिलेटेड, जितना फैक्चुअल डेटा, जितना कॉन्सेप्चुअल डेटा, जितना आपका समझने लायक चीजें थी, याद करने लायक चीजें थी, सब कुछ इस पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद जो चीजें भूल रहे थे उनको बुक से खोलो, याद करो, फिर लिखो। इससे आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है वो जाकर बैठ जाएगी कॉन्शियस में, और वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉलिंग करो, ये रिवीजन की स्ट्रैटेजी हटा दो, रिवीजन जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक्टिव रिकॉलिंग होती है। किस तरीके से होती है वो आपको मैंने अभी एक छोटे से एग्जांपल से बताया, आगे की वीडियो में इसमें भी मैं ये सारी चीजें शेयर करती रहूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये एक इंट्रोडक्टरी इनिशियल स्टार्ट है इस चैनल को, जो कि काफी दिन से बंद चल रहा था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम लोग साथ में मिलकर एग्जाम को टारगेट करेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। यूपीएससी 2026 में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इट्स ओनली लेस देन इवन 2 मंथ, ठीक है। मॉक्स कैसे लगाने हैं, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, सी सैट को कैसे टारगेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी सैट को भी टारगेट करके चलना है। ये सारी चीजें हम आगे के आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।